अलेक्जेंडर महान की मौत के वक्त जब उनसे पूछा गया कि उनकी सल्तनत का वारिस कौन होगा, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, सबसे ताकतवर। उनके ये आखिरी अल्फाज एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत थे जिसने पूरी यूनानी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नेबुकेदनेजर का महल, जो अफगानिस्तान के इतिहास में एक खास मकाम रखता है, शानो शौकत की एक मिसाल था। ये वही सम्राट था जिसने बाबुल को एक महान साम्राज्य में तब्दील किया। उसके महलों की दीवारों में आज भी इतिहास की गूंज है। जब अलेक्जेंडर ने रॉक्साना से निकाह किया, जो एक बाखतरी राजकुमारी थी, तो यूनानी जनरलों को यह रिश्ता कभी हजम नहीं हुआ। वो इसे एक राजनीतिक गलती मानते थे, जिससे उनकी यूनानी अस्मिता को चोट पहुंची। अलेक्जेंडर की मौत के बाद सवाल उठा, सत्ता किसके हाथ में जाए? कोई स्पष्ट उत्तर न होने की वजह से गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। उनके बेटे अलेक्जेंडर चतुर्थ के जन्म के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। यूनानी जनरल्स के बीच गहरे मतभेद पैदा हुए। हर कोई सत्ता पर कब्जा चाहता था। यह तनाव धीरे धीरे एक 40 साल लंबे गृह युद्ध में बदल गया, जिसे डाइडोकी युद्ध कहा गया। आखिरकार अलेक्जेंडर की सल्तनत 3 हिस्सों में बंट गई। मिस्र में टॉलेमी, मेसोपोटामिया में सेल्यूकस और मैसेडोनिया में एंटिगोनिड्स। ये विभाजन इतिहास की सबसे बड़ी साम्राज्य विभाजन की मिसाल बन गया। रॉक्साना और उसके बेटे अलेक्जेंडर चतुर्थ को सत्ता के लालच में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ ही अलेक्जेंडर के खून की आखिरी निशानी भी मिटा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौर में एक नया नायक उभरता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अफगानिस्तान के एक हिस्से तक विस्तार करने वाला यह सम्राट मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। सेल्यूकस, जो अलेक्जेंडर का सेनापति था, भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन चंद्रगुप्त के सामने उसे पीछे हटना पड़ता है। एक समझौते के तहत सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करता है और बदले में हाथी सेना सौंपता है। ये सा है। यही हाथी सेना बैटल ऑफ इप्सस में निर्णायक साबित होती है। यूनानी सेनाओं को रौंदते हुए भारतीय हाथियों ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। कुछ दशकों बाद मौर्य सम्राट अशोक युद्धों से परेशान होकर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उनकी यह सोच सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान को भी प्रभावित करती है। बौद्ध भिक्षु अफगानिस्तान पहुंचते हैं और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। बाद में यह धर्म यहां की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बन जाता है। ग्रीको बैक्ट्रियन साम्राज्य अफगानिस्तान में बसा एक अनोखा यूनानी बौद्ध मिश्रण था। इस साम्राज्य के अवशेष आज भी एक रहस्य हैं। क्या यह एक सांस्कृतिक प्रयोग था या राजनीतिक चाल? काफिरिस्तान, जहां पहले गैर मुस्लिम जनजातियां रहती थीं, इस्लाम के आगमन के साथ नूरिस्तान बन गया। यह नाम ही दर्शाता है कि रोशनी कैसे अंधकार पर भारी पड़ी। अफगानिस्तान की गुफाओं में आज भी बौद्ध कला की झलक मिलती है, जो उस दौर के सुनहरे युग की गवाही देती है। इसी दौर को अफगानिस्तान का गोल्डन एरा कहा जाता है, जब यहां शांति, कला और व्यापार तीनों अपने चरम पर थे। कहा जाता है कि अफगानिस्तान का एक व्यापारी अमेरिका की धरती पर कोलंबस से भी पहले पहुंचा था। क्या यह सिर्फ एक किस्सा है या इतिहास की कोई भूली हुई सच्चाई? इस सब के बाद अफगानिस्तान में इस्लाम का प्रवेश होता है। अरब फतहों के जरिए धर्म और संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत और अफगानिस्तान दोनों क्षेत्रों को प्रभावित किया। धीरे धीरे इस्लाम अफगान सरजमी की पहचान बनता गया। कहा जाता है कि इस्लाम के पहले सुल्तान की शुरुआत भी यहीं से हुई, जब सत्ता और धर्म का मेल हुआ। अफगानिस्तान जल्द ही एक मजबूत इस्लामी साम्राज्य बन गया, जहां से कई सेनाएं भारत की ओर रवाना हुईं। इसी दौरान पश्तो भाषा को सम्मान और पहचान मिली। यह भाषा सिर्फ बोली नहीं, अफगान आत्मा बन गई।